नीचे पंजा ऊपर राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जो एक ट्रेंड चल गया फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। बीजेपी के ऑफिस में भी पहले होती थी रोजा अवतार पार्टियां, मोदी योगी ने खत्म कर दी। सनातन संस्कृति को बढ़ा दिया जो इस देश की मूल जड़ता है। फ्री का जो पैसा है इनके बाप का तो होता नहीं है, आपका और हमारे पब्लिक के टैक्स का पैसा होता है। जब देश की संस्कृति उठने लगती है तो देश अपना आप उठने लगता है। मोदी ने वो काम किया। ये लोग पता क्या आने वाले फ्यूचर में हम रहे ना रहे, ये बांग्लादेश से भी गंदे हाल हिंदुस्तान के करना चाहते हैं लोग अगर ये फ्री बांट रहे। मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, वो अंतर करना जानता है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। कोई भी राजनीति फ्री का एक 10 पैसे खर्चने का आपको हक नहीं है। ये पब्लिक के टैक्स का पैसा, इनके बाप का पैसा नहीं है। मनमोहन सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एक कोने में बैठे होते थे, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं था। तीसरी बार क्या, मैं तो छठी बार स्वीकार करूंगा अगर उनकी आयु प्रभु ने दी है तो। अभी 2024 के अंदर आने में 1 साल है, ये तो 140 करोड़ जनता तय करेगी। मैं किस चीज़ से 8 साल में परेशान रहा, 10 साल में परेशान रहा, मैं कितने कर्जे से लोगों ने आत्महत्या करी है, क्या महंगाई से झूल रहे हैं लोग, क्या भ्रष्टाचार से झूल रहे हैं, क्या बेरोजगारी से झूल रहे हैं। ये 2024 में आने पर थोड़ा मुद्दे उठेंगे जरूर। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार अब अपने माइंड से ये चीज़ें जरूर निकाल दे कि 2024 का चुनाव आसान नहीं है उनके लिए। ये मेरे कहने का मतलब है। मतलब क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि अब इजी नहीं है रास्ता? इजी ऐसा है जी, हमने भी 40 साल 50 साल राजनीति इंदिरा के टाइम से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के टाइम, मगर अब इतनी गंदी और इतनी निष्ठा राजनीति में आ गई है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं इसको करूं या इसको। हाँ, अब जो एक ट्रेंड चल गया फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, तो ये ट्रेंड अब जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में लागू करा, कांग्रेस ने अब मद्रास में, कर्नाटक में राज, तो ये भी बीजेपी को भी इस चीज़ का कोई फ्री का चंदन लेके आएंगे तो मेरे ख्याल 24 में आसानी से जीत जाएंगे, वरना उनको भी जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या ये फ्री बांटना ठीक है? आप एक व्यापारी, यहाँ बताइए। फ्री का जो पैसा है इनके बाप का तो होता नहीं है, आपका और हमारे पब्लिक के टैक्स का पैसा होता है। आप इनसे बोलिए, आप अपनी एक बार सैलरियाँ फ्री बांट के दिखाइए। क्या बात कर रहे हो यार। ये लोग पता क्या आने वाले फ्यूचर में हम रहे ना रहे, ये बांग्लादेश से भी गंदे हाल हिंदुस्तान के करना चाहते हैं लोग अगर ये फ्री बांट रहे। ये मेरे कहने का मतलब है। कांग्रेस ने भी गलत किया है जो कर्नाटका में जो वादे किए हैं कि भाई हम इतने पैसे देंगे, जो बीए पास है उसको ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। ये मेरे को आप चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े बड़े कानून बना, इस चीज में कानून बनाने में क्यों ढीला है वो? इसमें कानून में कोई भी राजनीति फ्री का एक 10 पैसे खर्चने का आपको हक नहीं है। ये पब्लिक के टैक्स का पैसा, इनके बाप का पैसा नहीं है। जो उठा के लाइट फ्री बांट दो, पानी फ्री बांट दो, सिलेंडर फ्री बांट दो, ये मेरे कहने का मतलब है। तो क्या लगता है 24 में, जैसे आपने पहले बोला कि मोदी जी का रास्ता अब आसान नहीं है, मतलब ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा यूं लगा भाई साहब, हम लोग 10 सालों में बहुत चीजें देख ली। 10 सालों के अंदर बेरोजगारी बहुत नीचे आ गई है, महंगाई से आदमी मर रहा है, कर्जे के नीचे डूब रहा है, लोगों को लोन मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, 10-20% पे लोग ब्याज पे पैसा लेके काम कर रहे हैं। ये हालत है हमारी। ग्राउंड पे आप जाके देखिए, नॉर्मल व्यापारी से बात कीजिए, लोगों ने अपनी दुकानें किराए पे दे दी, वो कह रहे व्यापार क्या करें हम, इतना टैक्स, हर चीज में तो टैक्स हो गया, कमाना भारी पड़ गया, रोजगार रह नहीं गए। यह कहने का मेरा मतलब है। बाबूजी, इतना टैक्स कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाबूजी ऐसी है कि बात पुरानी करें तो नहीं हो जाती है। 1952 में देश में 2% टैक्स था, नेहरू सरकार ने 4% किया। सरदार पटेल ने सुझाव दिया था कि टैक्स उतना लगाओ पब्लिक खुद देने आए, हमको लेने ना जाना पड़े। लेने जाने में उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, उतना टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। आज वही पॉलिसी चल रही है। टैक्स ज़्यादा जरूर है मगर उसके हिसाब से देश के खर्चे भी ज़्यादा हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि इनके बाप का पैसा तो नहीं है, जो देश पे खर्च होगा वो भी किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है, वो भी हमारा और आपका ही है। बिल्कुल, जनता के टैक्स का है। टैक्स है, अगर टैक्स है तो देश की भलाई के लिए है। अच्छा बाबूजी, ये बताइए, जैसे कर्नाटक में अभी कांग्रेस को जीत मिली है, तो क्या लगता है कि 2024 भी मोदी के हाथ से चला जाएगा? भाई साहब ऐसा है कि 2019 में वहाँ बीजेपी को 107 सीटें मिली थी और इन दोनों ने मिलके बाद में, पहले इकट्ठे मिलकर नहीं लड़ा था, कांग्रेस और जेडीएस ने बाद में मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद बीजेपी को मौका मिला, उसने सरकार गिरा दी, 107 सीटें मिली। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का,
29 में से कितनी सीटें बीजेपी को मिली थी? 24 सीटें उनको मिली थी। अगर ये विधानसभा का प्रभाव उसके ऊपर होता तो तब भी नहीं जीतती बीजेपी। तो क्या लगता है, आपके कहने का मतलब है कि इस बार भी देखो, राज्य का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, अब मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, वो अंतर करना जानता है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। 1992 में भी एक नारा चला था, नीचे पंजा ऊपर राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो पब्लिक तब से ही जानती है कि हमने लोग विधानसभा में क्या करना है और लोकसभा में क्या करना है। अच्छा ये बताओ, तीसरी बार आप क्यों स्वीकार करेंगे मोदी को? हाँ जी, तीसरी बार क्या, मैं तो छठी बार स्वीकार करूंगा अगर उनकी आयु प्रभु ने दी है तो। क्यों अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। जैसे हमें बताइए 2-4 काम अच्छा कर रहे हैं। भाई साहब 2-4 काम क्या, कितने ही काम है उसके। पहले अब तक की सरकारें हमारे पब्लिक के हाथ से सुबह का लोटा नहीं छुड़ा पाई थी, उसने कर दिया। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनवा दिए। क्या मामूली काम था, कोई भी कर लेता, किसी को मना तो नहीं किया था ना। और रोज़ा इफ्तार पार्टियां हर पार्टी में होती थी, इसने आके बीजेपी ने नहीं, बीजेपी के ऑफिस में भी पहले होती थी रोज़ा इफ्तार पार्टियां, मोदी योगी ने ख़त्म कर दी। सनातन संस्कृति को बढ़ा दिया जो इस देश की मूल जड़ता है। जब देश की संस्कृति उठने लगती है तो देश अपना आप उठने लगता है। मोदी ने वो काम किया, उसके लिए मैं उसके साथ हूँ। दूसरा, भारत का उसने दुनिया में सम्मान बनाया। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ के ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी अगुवाई के लिए बड़े बड़े नेता सामने आते हैं। बाकी क्या थे, मनमोहन सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एक कोने में बैठे होते थे, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं था।